नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। NTA नेट सेट के अलावा PhD एंट्रेंस में भी इन प्रश्नों की 100% आने की संभावना रहती है। तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वो सभी परीक्षा उपयोगी हैं। आज देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। सुख दुखात्मको रसः किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है का हेमचंद्र गुणचंद्र की पंक्ति है। और यहाँ पर मैंने राइट आंसर पहले से ही लगा दिए हैं। अगला प्रश्न है करुण रस को रसराज की संज्ञा देने वाले आचार्य कौन से हैं? तो भवभूति है। अगला प्रश्न है रस के स्वरूप के संबंध में नीचे लिखी पंक्तियाँ किस आचार्य की हैं? सत्वेन्द्रे कादखंड स्वयं प्रकाशानंद चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदरा। ये रस के संबंध में ये पंक्तियाँ दी गई हैं और इन पंक्तियों की पेपर में आने की संभावना अक्सर ही रहती है। क्या ऐसी ही पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ। आचार्य मुनि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर है 8 मानी है। और भरत मुनि का समय आपको याद रखना है, पहली ईसा पूर्व से तीसरी ईसा पूर्व के बीच का इनका समय है। इससे ना आपको आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है। कभी कभी पेपर में थोड़ा भ्रम रहता है इनकी समय के। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को माना है, 8 रसों को ही मान्यता दी है। भरत मुनि के बाद किस रस को स्वीकार किया गया? भरत मुनि के बाद किस रस को स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर है शांत रस को स्वीकार किया गया। देखिए, मूल रस 8 ही माने जाते हैं। मूल रस का मतलब होता है कि जो पहली बार रसों को संख्या 8 थी, तो इसलिए उन्हें मूल रस कहा गया है। उसके बाद ही अन्य रसों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है सही कथन का चयन कीजिए। कार्य प्रतिभा का संबंध कवि की प्रतिभा से है। खा भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक या सामाजिक की प्रतिभा से है। गा भट्ट तोत ने प्रतिमा को नमोन्मेष प्रज्ञा कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? घा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। दोस्तों, ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त ने कही थी। वो इनकी किन रचना से ली गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है कीरति भड़ति भूली भली सोई सुर सई सम सब कहे हित होई। उपयुक्त काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है काव्य ऐसे अर्थ कृत्य व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये श्रद्धा परिनिर्वत्तये कांता सम्मति तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन हेतु ये पंक्तियाँ किस आचार्य की हैं? तो इसका राइट आंसर है खा मम्मट की है। और यदि आप लोगों को ये याद ना हो तो 1-2 शब्द लेकर के याद करिए, क्योंकि ये जो पंक्तियाँ हैं ये थोड़ी कठिन हैं। तो कोई 1-2 शब्द अपनी मेमोरी में रखिए और उससे हमें याद आ जाएगा कि ये इनकी पंक्तियाँ हैं या इनका कथन है। सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है का महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना होती है जिसमें कथानक पूर्व पर क्रम से जुड़ा होता है। दोस्तों, ये राइट आंसर है खा। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना या दृश्य का मार्मिक उद्घाटन होता है। गा मुक्तक काव्य रचना में प्रत्येक छंद पूर्ण चमत्कार सौंदर्य प्रकट करने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर है घा उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों जो हैं विकल्प कथन तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है घा रस को कहा जाता है।
कई ऐसे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं कि रसहीन काव्य को मृत कहा गया है। यानी कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई भी कविता रचना कुछ भी पढ़ें, पंक्तियाँ, तो उसमें रस का होना अत्यंत आवश्यक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये प्रश्न आपको भी आना चाहिए। भरत मुनि है। भरत मुनि के समय भरत मुनि का ग्रंथ और उनकी कुछ पंक्तियाँ रस से संबंधित, काव्य से संबंधित, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि का समय माना जाता है, तो वही मैंने बताया था आप लोगों को कि पहली ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में ही भरत मुनि का समय है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है का 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है नाट्यशास्त्र। देखिए, नाट्यशास्त्र के कई ऐसी प्रतियां हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। अधिकांशतः नाट्यशास्त्र की कई ऐसे मत कथन अनुमान के आधार पर दिए गए हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो मूल प्रति है नाट्यशास्त्र, उसके कुछ नमूने मिले हैं और उसका समय भी पता है क्लियर। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में किस अध्याय में रस सिद्धांत का प्रौढ़ विवेचन मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 6ठे अध्याय में रस सिद्धांत का प्रौढ़ विवेचन मिलता है। प्रौढ़ मतलब क्या होता है, जानते हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर है 36 अध्याय है। पूरे नाट्यशास्त्र ग्रंथ है जो पूरा, उसमें 36 अध्याय दिए गए हैं। रस को 6ठे अध्याय में बताया गया है। तो अब जितने भी जो भारतीय काव्यशास्त्र हैं उसके अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।